अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मुनीज़े मोइन। नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइडिंग, बिजली गिरने से बड़े पैमाने पर तबाही, इंसान सफाई हस्ती से गायब। ट्रंप प्यूटिन मुलाकात, बर्फ पिघली मगर जंग ना रुक सकी, कौन कामयाब हुआ? मैं आपको ये बता दूं, इन्हीं मौज़ूआत पर बात करने के लिए पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलमान आबिद साहब, शहर क़ायद कराची से हमें ज्वाइन कर रही हैं सायरा बानो। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में शौकत यूसुफजई रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद होंगे, जबकि हमें हमारे नुमाइंदे शहजाद नवीद भी ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करनी है उस तबाहकारी की, उस सैलाब से पैदा होने वाली परेशानी की जिसमें कई अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन सैलाब और उसकी तबाहकारियां जारी हैं। क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में केपी के इलाके बोनेर और दीगर अजला में बस्तियों की बस्तियां उजड़ गई हैं। मकामी आबादी को इतनी भी मोहलत नहीं मिली कि वो नकल मकानी कर सके। अब तक 300 से ज़ायद अफराद लुकमाए अजल बन चुके हैं, जिनमें बच्चे, बुजुर्ग और ख़वातीन भी शामिल हैं। क्योंकि मेरे साथ शौकत यूसुफ साहब मौजूद हैं, मैं चाहूँगी कि उनसे वहाँ की सिचुएशन जो मौजूदा है वो जान सकें। सर, आप मुझे बताइएगा, सबसे पहले तो हम आपको वेलकम कहते हैं। हुकूमती ज़राए से वो कौन कौन से इलाके हैं जो तबाह हुए हैं, कितने अफराद हैं जो जाँ बहक हो चुके हैं, कितने घर हैं जो मुकम्मल तौर पर मिसमार हो चुके हैं, ओरिजिनल स्टैट्स क्या हैं, आप हमसे वो शेयर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, कल तो पूरा क़यामत का दिन था। जो खैबर पख्तूनख्वा के जो मलकन डिवीज़न के अजला थे, जो हज़ारा डिवीज़न के कुछ अजला हैं, बड़े पैमाने पर वहाँ तबाही हुई है और उनमें तकरीबन अब तक 309 तो कंफर्म डेड बॉडीज़ हुई हैं और इसके अलावा जो तकरीबन दर्जनों ज़ख्मी हैं। और कल का दिन, पूरा दिन जो है वो रेस्क्यू पे रहा। लोगों को रेस्क्यू किया जाता रहा। 2 हेलीकॉप्टर जो सूबाई हुकूमत के थे वो रेस्क्यू की एक्टिविटीज़ करती रही, लेकिन एक तो क्रैश हो गया क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था। उसमें क्रैश कर गया जिसमें 2 पायलट और दीगर अमला तकरीबन 5 अफराद उसमें शहीद हुए। तो एक क़यामत सुगरा था जो अजला के ऊपर था। सबसे ज़्यादा नुकसान बुनेर में हुआ, वहाँ तकरीबन 185 लोग जो है वो शहीद हुए हैं। इसी तरह शांगला में 36 लोग शहीद हुए, बटाग्राम में 15, इस तरह मानसरा में 23। तो ये कुल मिला के तकरीबन स्वात के अंदर 22, 309 से क्रॉस कर जाएंगे क्योंकि अभी इतलात और भी आ रही हैं। बहुत सारी जगहों पे रास्ते बंद थे और वहाँ पे हेलीकॉप्टर सर्विस के जरिए जो है वो इमदादी सामान और दीगर चीज़ें जो आज पहुँचाने का काम शुरू किया गया था, वो रिलीफ एक्टिविटीज़ आज हो रही थी। और इस एक चीज़ जो मुझे कल से मैं देख रहा था कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स थी, सूबाई हुकूमत थी, ज़िले एडमिनिस्ट्रेशन थी और मुंतखब नुमाइंदे थे। ये पहली दफ़ा ये कोऑर्डिनेशन देखी गई और वो जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स थी उसकी वजह से इमदादी टीमें जो है वो बर वक्त भी पहुँचने में कामयाब हुई है और जो जहाँ मुतासरा इलाके थे वहाँ पहुँचने में कामयाब हुई। तो बाकी ज़ाहिर है जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप सालों में बनाते हैं वो मिनटों में पानी में बह गया। तो नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन उसका सर्वे अभी शुरू है। 2-4 दिन लगेंगे उसमें कि कितने टोटल घर तबाह हुए हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तबाही हुई है ये। और जो अजला मुतासरा हैं वहाँ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने इमरजेंसी नाफिज कर दी है, वहाँ पे आफतज़दा करार दे दिया है, वहाँ पे एक्टिविटीज़ भी शुरू कर दी गई हैं, रिलीफ एक्टिविटीज़। और मैं कल एक और चीज़ देखता रहा कि पूरा दिन सीएम हाउस में जो कंट्रोल रूम कायम हुआ था उसमें वज़ीर आला साहब बैठे रहे और पूरे सूबे की जहाँ नुकसानात होते रहे तो वो भी मॉनिटर करते रहे, जो रिलीफ एक्टिविटीज़ थी वो भी मॉनिटर करते रहे, खुद डीसीज़ को पूर्ण करते रहे। तो इससे काफी जो है ना वो जो पहले शौकत साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अभी तक क्या एस्टिमेट किया जा सका है? जैसे कि आपने बताया कि रिलीफ का भी काम शुरू हो चुका है, सर्वे भी किया जा रहा है और हतमी तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक एहतियात अंदाजे के मुताबिक आपको क्या लगता है कि कितने लोग हैं जो मुतासर हुए हैं? अभी भी 5-6 अजला का तो इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह है ना, जिसमें स्कूल भी गिर गए हैं, जिसमें सड़कें भी बह गई हैं, जिसमें लोगों के मकानात भी तबाह हुए हैं। अब मैं यहाँ बैठकर, मैं तो कोई वो नहीं हूँ कि मैं आपको कहूँ कि जी इतने अरब रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन सबको पता है कि
ये बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान अरबों रुपए का है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि 8-10 अरब का। ठीक है शौकत साहब, वही बात होगी ना, मैं कह रही थी कि एहतियात के साथ अगर हम कोट करें, यानी कि मोहतात अंदाज़ा अगर लगाया जाए, तो ये सर्टेन अफराद हैं जो इसमें मुतासर हुए हैं। और आपने ये भी कहा कि कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आपकी जानिब में वापस आऊँगी, लेकिन अभी मैं शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ सलमान आबिद साहब को। सलमान आबिद साहब, आप मुझे बताएं, आपको क्या लगता है कि वजूहात क्या हैं जो ये सूरत हाल पैदा हो गई? और वजूहात के साथ साथ मैं ये जानना चाहती हूँ सलमान आबिद साहब कि ये किस तरह हो गया कि लोगों को पता भी ना चला और एकदम से ही ये 300 से ज़ायद अफराद की हलाकतों की खबरें मौसूल होने लग गई? देखिए, जब कोई बड़ा हादसा होता है ना जी, तो वो फिर हादसे के तौर पर ही डील किया जाता है। उसकी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन या असेसमेंट नहीं होती है। और ये जिस तरह से आपने कहा क्लाउड बर्स्ट हुआ, तो इसका तो फिर अंदाज़ा नहीं हो सकता था ना उस तरह से। तो इसलिए एक बहुत बड़ी तबाही आई है। जैसे शौकत यूसुफजई साहब कह रहे हैं, लोगों के कारोबार तबाह हो चुके हैं, लोगों के घर मुस्मार हो चुके हैं, लोगों की जानें चली गई हैं, लोग मिसिंग इस वक्त हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, कम्युनिकेशन सिस्टम उसका तबाह हो चुका है, लोगों तक एक्सेस नहीं है हुकूमत की। और फिर जिस तरह से इमदादी कार्रवाइयाँ जानी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से कम्युनिकेशन मुकम्मल तौर पर, मैं वही तो कह रहा हूँ ना। तो जब आपके पास ये सारा स्ट्रक्चर खत्म हो गया है जिसके जरिए आप लोगों तक एक्सेस कर सकते थे, लोगों तक पहुंच पाते थे, वो उस तरह से आप चीजें नहीं कर पा रहे। फिर उन हेल्पलाइनों का क्या करना है सर? सर वो देखे ना, हेल्पलाइन तो आपने बना दी, लेकिन अब हेल्पलाइन अगर एक्सेस ही नहीं करेगी तो फिर उसका फायदा क्या होगा? अगर वो इस्तेमाल में नहीं आएगी तो कहीं वो इस्तेमाल हो रही होगी, कहीं वो नहीं हो रही होगी। डिप्टी कमिश्नर जो है, डीसीओ जो है, वो किस हद तक जो है उस हेल्पलाइन से फायदा उठा रहे हैं, नहीं उठा रहे हैं। अब देखिए ना, कई लोग तो ऐसे हैं जो बाकायदा जिसे कहते हैं कि वो बेयारो मददगार हैं, यानी उनका कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। वहां तक तो हुकूमत भी नहीं पहुंच पा रही, वहां तो इंतजामिया भी नहीं पहुंच पा रही। तो वो जो लोग इस वक्त बेयारो मददगार हैं, उनका कौन पुरसाने हाल बनेगा? वो तो किसी टेक कम्युनिकेशन सिस्टम में नहीं आ रहे। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये बहुत बड़ी तबाहकारी है जिस वक्त इस वक्त हुआ है, बहुत बड़ा हादसा है। इसको ठीक होते होते बहुत टाइम लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप होना है। और सबसे बड़ा मसला आ रहा है कि फूड शॉर्टेज भी आ रही है, यानी लोगों को खुराक का मसला आ रहा है। लोगों के, मैंने देखा कि बाकायदा बड़े बड़े कारोबार जो है, वो जो गोदाम थे उस सारे के सारे तबाह हो गए हैं। उनका करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का नुकसान हुआ है उन लोगों का। तो ये एक बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं कि असेसमेंट होनी चाहिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनेगी आगे जाकर के वो इन चीजों को असेस करें। सर शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप, मैं चाहूंगी कि कुछ ऐड करें, क्योंकि आप तो ओवरऑल सारी सिचुएशन को मॉनिटर करते हैं, तमाम हकाइक आपके पास, आपके टेबल पर आते हैं। मुझे बताएं, आपके टेबल के ऊपर अब इस सिचुएशन, इस ताज़ा तरीन तबाहकारियों के हवाले से क्या खबर है? ये अज़ाब इलाही है या फिर मौसमियाती तब्दीली के असरात हैं? इस टाइम पर मेरी इत्तला के मुताबिक 325 से ज़्यादा जाँ बहक होने की इतलात आ गई हैं। लोग शहीद हो गए हैं और कम से कम 28 से ज़ायद जो अफराद है वो ज़ख्मी की भी इत्तला मेरे पास आई है। अब पहली बात यह है कि ये एक क्लाउड बर्स्ट है, वो एक छोटी सी जगह पर आकर जब फटता है तो पानी इस तरह गिरता है कि फिर वो संभाले से संभल नहीं चल सकता, चाहे वो KPK की हुकूमत हो या सिंध या पंजाब की हो। उसने फिर बहना है, उसने लोगों को उड़ा के लेके जाना है, जिसकी वजह से इतनी शहादतें अभी तक हो चुकी है। अब दूसरा पहलू इसका ये गौर करें कि ये जहरीली गैसों की वजह से ये काम ऊपर आ रहा है। अच्छा, अमेरिका, रूस, चाइना वगैरह की जिनकी भी बात करें, हमारा हिस्सा इसमें बहुत कम है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में अगर आप ग्लेशियर की तरफ गौर करें तो हमारे 7253 का जो फिगर आता है, ये हमारे ग्लेशियर जो है पिघल कर झीलों में तब्दील फिर हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि खुशाइन बात भी मैं आपको कहूँ, इस वक्त बहुत दुख वाली बात है, जनाजे हो रहे हैं, पायलट वगैरह के भी जनाजे पड़े जा रहे हैं। यार, लोगों को इस वक्त कफन नहीं मिल रहा। हालात ये हैं कि वहाँ खाने पीने की चीज़ें बहुत कम है, कफन तक नहीं है लोगों को दफनाने के लिए। लेकिन खुशाइन बात भी ये है कि पाकिस्तान का नया रिमोट सेंसरिंग जो सैटेलाइट है वो कामयाबी से मदार में इस वक्त दाखिल हो चुका है, जिससे हमें ये फ़ायदा होगा। ये सैटेलाइट कुदरती आफात की बर वक्त जो मॉनिटरिंग है वो हमें मावन साबित होगा, वो हमें प्रोवाइड करेगा कि सैलाब, ज़लज़ले, लैंडस्लाइडिंग के फौरी जो डाटा है वो रिलीफ जो है वो मुमकिन होना है। ये पाकिस्तान का एक अच्छा इकदाम है। और आखिरी बात ये गौर करें ज़रा, इस वक्त अफसोस का मकाम है, इस वक्त बहुत सारी ऐसी तनकीद है जो KPK हुकूमत की ओर हो सकती है, उसने सायरन नहीं बजाए, उसने ये नहीं किया। लेकिन बात यह है, इस वक्त तमाम अफराद को मिल बैठ कर कौम का देखना होगा और कौम के लिए हमें बेहतर करना। आपने बहुत अच्छी बात की, मुझे इसके बारे में नहीं पता था, ये रिमोट सेंसरिंग सैटेलाइट। मुझे ये बता दें कि ये फंक्शनल कब से हो रही है, और अगर ये लॉन्च हो गई है तो क्या हम अपनी कुदरती आफात से बच सकेंगे?
और ये अभी की सिचुएशन में क्या हेल्प आउट करेगी? देखिए मुनीज़े, इसमें होता यह है कि एक सिस्टम जो रिमोट सैटेलाइट सिस्टम है, वो जब आप यहाँ से छोड़ते हैं तो वो एक टाइम फ्रेम के बाद मदार में दाखिल हो जाता है। जब वो मदार में दाखिल हो गया तो इसके यही बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इससे पहले वो भी क्लाउड बर्स्ट की तरह बर्स्ट हो सकता है। तो ये हमारा सिस्टम मदार में दाखिल हो चुका है, और वहाँ से अगर ये हमें जो चीज़ें फराहम करना शुरू करेगा, इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के लिए। ठीक है सायरा जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, आपने इस मौजूदा ये जो तबाहकारियाँ हो रही हैं इसको आपने किस तरह से एनालाइज किया है, और अब जो एफर्ट्स की जा रही हैं फेडरल हुकूमत की तरफ से या प्रोविंशियल हुकूमत की तरफ से, आप उससे किस तरह देख रही हैं? अस्सलामुअलैकुम मुनीज़े, ज़ाहिर है इतना वो कहते हैं ना बड़ा इंसानी सानिया और अलमिया है। 2022 में भी हम लोग ये देख चुके हैं, या सिंध की तरफ और बलूचिस्तान की तरफ। बात वही है कि सीख तो तभी कुछ थोड़ा सा लेना चाहिए था कि ये तमाम, मैंने कल भी बात की थी प्रिकॉशंस की, रवि भट्ट साहब ने एक सैटेलाइट का बताया कि अल्लाह करे कि हमारे पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि बाकी जगह तो हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, अब जिस तरह हम KPK की बात कर रहे हैं, अब यूसुफ जई साहब चले गए, कि वो तखमीना बता रहे हैं कि जो आप या हम तक सोशल मीडिया के जरिए या जो रिपोर्ट्स तक, जो मेरे ज़राए के मुताबिक ये जो अमवात है ये इससे कहीं ज्यादा है। ये वो जहाँ से पता चल रहा है, और जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स थी, जिन इलाकों में जो रोड रास्ते ही नहीं थे, आप और हम लोग वीडियोस भी देखते रहे हैं, बाकी चीजें भी देखते रहे हैं, वहाँ के लोगों का तो कोई पता ही नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अफसोस के साथ कह रही हूँ मैं, जो वहाँ पर ज्यादातर लोग मदद कर रहे हैं वो सवात की तरफ, वो अपनी आप के तहत मदद कर रहे हैं। जो लोकल वहाँ के तैराक हैं या जिनको इन तमाम चीज़ों से निपटने की उनके में सलाहियत है, वो लोग खुद कर रहे हैं। लेकिन जो सरकारी अहदेदारान, जो 112 या रेस्क्यू या कोई भी रेस्क्यू के इदारे हैं, उनके पास प्रॉपर वो ट्रेनिंग नहीं है। और वो आपने पिछले दिनों सवात वाक़े में देखा, जहाँ पर हम देखते हैं कि दुनिया कहाँ जा रही है। हमारे पास तो रिमोट लाइफ बोट्स होनी चाहिए, हमारे पास दवाइयों का या चीज़ों का पहुँचाने का ड्रोन का सिस्टम होना चाहिए। हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना इसमें, वो कहते हैं ना कि वो बहुत ज्यादा इसमें आगे है। ये टेक्नोलॉजी हमें उनसे कम से कम इन इलाकों में, सायरा जी आपकी बात अच्छी है, जहाँ पर सायरा जी पार्शली आपकी बात ठीक है, मतलब पार्शली आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन अगर आप रेस्क्यू 1122 को हदफ तनकीद भी बना रही हैं और कह रही हैं कि वो इतने जदीद नहीं है, तो मैं आपकी बात से इख्तलाफ करूंगी, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल अभी KP में किया जा रहा है ज़मीन तले धंसे हुए अफराद को तलाश करने के लिए, रेस्क्यू 1122 उसमें बहुत महारत रखती है। उनका हेडक्वार्टर जरूर यहाँ पर मौजूद है पंजाब में, लेकिन वहां पर वो मसरूफ अमल है। ना सिर्फ वो, बल्कि पाक फौज की तरफ से भी भरपूर काम किया जा रहा है। पाक फौज की तरफ से तो एक दिन की अपनी जो तनख्वाह है वो मुख्तस कर दी गई है। 6 लाख राशन अनाउंस कर दिया गया है आर्मी चीफ साहब की तरफ से। इस पर हमने मजीद तफसील से बात करनी है, एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और हमारे नुमाइंदे शहजाद नवीद वहां से ही हमारे साथ मौजूद होंगे। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन सैलाब की और उससे पैदा होने वाली तबाहकारियों की। अगर देखा जाए तो ये नंबर इस तरह से हलाकतों का इंक्रीज़ हो रहा है जैसे कि हम कहीं अगर कोई क्रिकेट मैच भी देख रहे हो ना, तो उस तरह से भी पॉइंट्स टेबल के ऊपर पॉइंट्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे होते, जिस तरह यहाँ पर आनन फानन हलाकतों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। और पता चलता है कि इतने अफराद हलाक हो गए। शुरू यहाँ से होता है कि लाइक 20 हैं, फिर उसके बाद खबर मिलती है 50 हैं, फिर खबर आती है नहीं 78 हैं, और फिर उसके बाद सीधा वो 150 पर चले जाते हैं। और 150 के बाद अगर आज की बात करें तो 350 के करीब ये नंबर पहुँच चुका है। हक़ाइक़ क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, हमारे नुमाइंदे शहजाद नवीद वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। शहजाद, मुझे बताएं कि आपके पास क्या ताज़ा तरीन इत्तलात हैं, कितने लोग हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि अभी वो मलबे तले धंसे हुए हैं और उनको रेस्क्यू करने के लिए काम किया जा रहा है, और कितने वो लोग हैं जिनकी जिंदगियां अल्हम्दुलिल्लाह बचा ली गई हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह आपको मालूम है कि 27 जून के बाद एक मरतबा फिर 15 अगस्त को मालाकन डिवीजन के मुख्तलिफ अजला को सैलाब ने शदीद मुतासर किया है। सबसे ज्यादा जो मुतासरा अजला है इसमें पहले नंबर पर बुनेर है। बुनेर में अब तक 191 अफराद जो है वो सैलाबी रैलों की जिद में आ चुके हैं। इसके बाद शंगला को भी सैलाबी रैलों ने शदीद मुतासर किया था और वहाँ पर अब तक 36 अफराद जो है वो सैलाबी रैलों की जिद में आ चुके हैं। इसके साथ साथ स्वात जो है, स्वात में अब तक 22 अफराद जो है वो
वो सैलाबी रैलियों की जिद में आ चुके हैं। इससे कबल जो अगर ओवरऑल सिचुएशन को देखा जाए तो इससे कबल 27 जून को जब स्वात में फ्लड आया था तो 18 लोग रैलियों में बह चुके थे। उसके बाद इस दफा इंतजामिया जो थी वो काफी एक्टिव नजर आए स्वात में। लेकिन अगर इसका कंपैरिजन अगर बुनेर से किया जाए तो बुनेर में इस तरह सिचुएशन या जो इंतजामिया की जो कारकर्दगी है उस पर काफी सवालात जो है वो कल उठाए जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे इंतजामिया न तो टाइम पे पहुंची, न वहाँ पे इतनी रेस्क्यू एहलकार है कि वो उनको बर वक्त उनको इमदाद पहुंचे, उनको रेस्क्यू कर ले। अब जो बुनीर की सिचुएशन है वहाँ के मकामी लोगों के साथ जब हमारी बात होती है या वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ जब हमारी बात होती है तो वो कह रहे हैं कि अब तक 191 अफराद जो है वो तो सैलाबी रैलों में बह चुके हैं, लेकिन स्टिल करंटली भी वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और रात को अगर गुज़िश्ता रात की बात की जाए तो वहाँ पे अंधेरा हो गया था, तो शाम के बाद वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जो था वो रोक दिया गया था। स्वात की अगर बात की जाए तो स्वात में इस दफा 22 अफराद जो है वो सैलाबी रैलियों में बह चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान इस दफा लोअर स्वात में हुआ है। और स्पेशली स्वात का जो मरकजी शहर है मिंगवरा, इसके साथ साथ जो मुलाबाबा का इलाका है, यहाँ पे मकनबाग, लंडिकस, बांग्लादेश, जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पे 500 से 600 घरों में पानी दाखिल हो गई थी। अब लोग हम देख रहे हैं कि लोग खुद अपनी आप के तहत कार्रवाइयां कर रहे हैं, इमदादी सरगर्मियां कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी काम कर रहे हैं, लेकिन लोग मुतासिर ज्यादा है और वो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो रेस्क्यू एहलकार है वो कम है। तो लोग भी यही गिला शिकवा कर रहे हैं कि हमारे मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने भी गुज़िश्ता रात की बात की है, मुझे बताएं कि रात का मंजर कैसा था? लोगों ने बगैर छत के, बगैर खाने पीने के, बगैर बिस्तरों के वो रात किस तरह गुजारी है? जिस तरह आपको मालूम है कि बुनेर और स्वात और शंगला ये इलाके जो है मोस्टली पहाड़ी इलाके हैं। अगर यहाँ पे गर्मी का मौसम भी होता है तो यहाँ पे सर्दी महसूस हो जाती है। तो एक तो बारिश हो गई थी और फिर मौसम भी रात को ठंडा हो गया था। तो बुनेर की सूरत हाल हमने देखी, फिर स्वात और शंगला की सूरत हाल हमने देखे। तो वहाँ पे लोगों के साथ जब हमारी बात हो रही थी तो इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल थी वहाँ पे, क्योंकि लोग जो थे वो खुली आसमान तले रह रहे थे। वहाँ पे उनके साथ न कोई फूड था न शेल्टर था। तो लोग यही गिला शिकवा कर रहे थे कि बस ये तो कुदरती आफात है। यहाँ पे सूबाई हुकूमत जो है वो बुलंद वबाला दावे कर रहे हैं कि हम हेलीकॉप्टर जो है वो लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों को शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन एक बात हमने नोट की थी रात को कि जो फलाही तंजीमें हैं वो काफी एक्टिव नजर आ रही थी वहाँ पे। आपका पॉइंट आया है, शहजाद भट्ट साहब एक सेकंड ठहरिएगा। शहजाद आपका पॉइंट आ गया, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। सायरा जी मैं चाहती हूँ मुस्कुरा रही हैं और उनसे हमने पिछले सेगमेंट में ज्यादा इंफॉर्मेशन ले नहीं पाई। सायरा जी आप कुछ कहना चाह रही थी, प्लीज वो शेयर कीजिएगा। नहीं मुनीज़े, वो जब बात कर रहे थे तो वो मुझे अपने पहले सेगमेंट में आपने टोका था ना कि नहीं वो कर रहे हैं, तो वो मैं कह रही हूँ कि मेरे तो वहाँ पर फोन पे राब्ता हो रहा है कि कुछ है मेरे जानने वाले भी और रिलेटिव्स भी वो पेशावर की तरफ है। तो यही बता रहे हैं कि जो उन्होंने कहा कि वो फलाही तंजीमें और जो लोग जो मतलब ये जो नौजवान बच्चे हैं वो अपनी मदद आपके तहत ज्यादा काम कर रहे हैं। हुकूमत कर रही होगी बट मैं कह रही हूँ ना कि उन इलाकों तक पहुंच नहीं पा रही कि जो सारा जो रोड रास्ते, जिन बड़े शहरों में सड़कें तो थी लेकिन जो गांव जो पहाड़ियों पर वाक़ थे, जो पहाड़ियों पर जो दरियाओं के किनारे, वहां तक अभी कोई नहीं पहुंचा और वहां पर हाल बहुत बुरा है। सबसे बड़ी बात जो मवेशी लोगों के वहां पर गए और जो बच्चे और जो बूढ़े, कुछ लोग तो मौके कि ये जो आप फिगर बता रही हैं ये आधे या मुझे नहीं पता कितनी बता रही है, उससे ज्यादा तो जो वो कहते हैं कि लाशें या जख्मियों का या लापता अफराद का पता ही नहीं चला। तो इस मुश्किल घड़ी में खुदा पाक से दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह पाक तमाम हुक्मरानों को, लोगों को जो सब ये चीजें करते हैं उनको अक्ल सलीम अता करे और आइंदा के लिए ये कुदरती आफात है लेकिन हमारे अपने प्रिकॉशंस भी होने चाहिए। हमें अपने लोगों को भी ये सारी चीजें करनी चाहिए। जिस तरीके से वहां पर एक हम तो खुश हुए थे कि जी वहां पर वो पूरा ये टूरिस्ट और ये सियाती निजाम हो गया, लेकिन जिस तरीके से वहां पर कुदरती बैरियर्स, जो दरख्त थे, जो चीजें थी, जो पहाड़ों की कटाई हुई है, उन तमाम चीजों को देखना चाहिए था कि भाई ये तमाम इतने बड़े पैमाने पे जो तबाही हुई है इसकी कोई तो वजूहात होगी। चले कुदरती आफत तो है लेकिन इंसानी हाथ भी तो इसमें से कुछ है। तो अल्लाह पाक सबको हिदायत अता करे और हम लोग इस वो कहते हैं कि जो सानिया चीजों का क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, बाकी चीजें हो जाएंगी। जो इंसानी जान जो कीमती है वो जो गई है, अफसोस उसका है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करे कि आगे इस चीज से हम सीख जाएं
और आगे कुदरती आफात से निपटने के लिए वो कहना चाह रहे हैं कि बाकी दुनिया में भी होता है, दुरुस्त कह रही हैं आप शहजाद। आप छोटे भाई, मेरा भी नाम है, मेरे हम नाम ही हैं। मैं आपसे अभी आपकी गुफ्तगू सुनी है और जो मेरा नाम गलत ले रहे हैं वो भी कह दें, हम नाम हाँ, वैसे ये हमारी मुनीज़े मोइन है, आयशा नहीं है। ताहम मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ शहजाद, जो एबटाबाद में बहुत ज़्यादा चीज़ चल रही है इस वक्त, सोशल मीडिया पे भी आ रही है, हमें भी इतला आई है कि एक बच्ची, स्कूल की बच्ची है, वो ओवरफ्लो हो गया है, नदी में बह गई है। एक तो ये बच्ची वाली कहानी अगर आपको इल्म है तो वो बताएं। दूसरा, पिशवानी विलेज जो है वो मेरी इतला के मुताबिक गद्दे गाजी तहसील की मैं बात कर रहा हूँ, वो बिल्कुल वाइप आउट हो गया है, सफ़ा हस्ती से मिट गया है। क्या ऐसी बातें भी आपके ज़हन में कोई हैं? और अगर इंफॉर्मेशन है तो बताइए। और आखिरी बात, शहजाद जो आप बात कर रहे हैं कि काम बिल्कुल नहीं हो रहा, उसके भी बताइए आप किस तरह आपने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, आर्गुमेंट क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने बात की है, तो जिस तरह स्कूल के बच्चे की बात की है, तो वो बिल्कुल वो हज़ारा डिवीजन है और मनसीरा का इलाका है। वहाँ पे बहुत सारी इस तरह स्कूल के बच्चे जो थे उस टाइम जो थे वो स्कूल में फंस चुके थे। वहाँ पे लोग इमदादी सरगर्मियाँ कर रहे थे, लोग मकामी लोग जो थे वो सरगर्मियाँ कर रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे अब जो बिजली का निज़ाम है, स्पेशली नेटवर्क का जो सिस्टम है, वो दरहम बरहम है। अब धीरे धीरे वीडियो सामने आ रही है, यहाँ पे डिटेल्स सामने आ रही है, तो पता चल जाता है कि किस तरह सिचुएशन रही है कल। इसके साथ साथ आपने बात की है कि एक गांव की जो वो गांव जो है वो स्पेशली बुनीर के एक गांव है, वहाँ पे तकरीबन अब तक जो है 65 अफराद जो है वो सैलाबी रेलों में बह चुके हैं। वहाँ पे गांव के 70 से 80% जो इलाका है वो सैलाबी रेलों में बह चुका है कल, और अभी भी वहाँ पे इमदादी सरगर्मियाँ कर रहे हैं। 65 लाशें जो है वो निकाली जा चुकी है, लेकिन स्टिल वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और मलबे तले मजीद अफराद जो है वो मलबे तले दबने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। लेकिन वहाँ पे डीसी के साथ जब हमने बात की तो वो कह रहा था कि हम सुबह 6 बजे से यहाँ पे दोबारा से हमने आज ऑपरेशन का आगाज कर दिया है, लेकिन अब तक जो है वो स्टेप बाय स्टेप वो जगहों को साफ कर रही है, लाशों को निकाल रही है। लेकिन उनका जो ऑफिशियल डाटा है, बुनेर से अब तक 191 अफराद को जो है वो निकाला जा चुका है। अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और खुसूसी तौर पर एक गाँव जो है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो पिरबा का बाबा का एक इलाका है, उससे थोड़ी देर के फासले पे वो गाँव है। वहाँ से 65 लाशें जो है वो निकाली जा चुकी है और वहाँ पे सूरत हाल अब भी इंतहाई खराब है। शहजाद नवीद साहब, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि सलमान साहब का भी इसके अंदर इनपुट ले लें। सलमान साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? देखिए, बात यह है कि जो तबाही आई है और डिज़ास्टर हुआ है ये अपनी जगह, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो क्लाइमेट चेंजेस के इश्यूज़ हैं उसके ऊपर हमें अफर्मेटिव एक्शन के तहत बहुत सी पॉलिसियाँ को रिव्यू करना पड़ेगा और बहुत से इकदाम उठाने पड़ेंगे। और ये सब मामला सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, हिंदुस्तान भी इसका शिकार है, बांग्लादेश भी शिकार है, श्रीलंका भी शिकार है और पूरे सार्क ममालिक जो है वो इसका शिकार होते हैं। तो हमें एक रीजनल कॉन्टेक्स्ट में भी जो है ना इस सारे इशू को डील करना पड़ेगा कि जो क्लाइमेट चेंजेस से निकल कर इशूज़ आ रहे हैं उसको हम रीजनल लेवल पे किस तरह से डील करें, ताकि एक दूसरे की कोऑपरेशन के साथ, एक दूसरे की फैसिलिटेशन के साथ हम इन इशूज़ को डील कर सकें। और ये बड़ा सीरियस और सेंसिटिव इशूज़ है। दुनिया में आजकल क्लाइमेट चेंजेस के ऊपर बहुत गुफ्तगू हो रही है, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज ना होने के बराबर होते हैं। और अब जब रिसोर्सेज हमारे पास नहीं होते तो जब इस तरह के हादसे होते हैं तो हम वो बर वक्त इमदाद उस तरह से नहीं पहुँचा पाते, बर वक्त मशीनरी हमारे पास उस तरह से नहीं होती। जिस तरह से अभी शहजाद साहब बता रहे थे कि उन इलाकों के अंदर जो है सिचुएशन कि लोग अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें क्लाइमेट चेंज के इशू को एक नेशनल प्रायोरिटी के तौर पे डील करना पड़ेगा और डिजास्टर को डील करना पड़ेगा। ये जो एनडीएम में, पीडीएम में और डीडीएम में इनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इनको इक्विप करना पड़ेगा। और जो खास तौर पर इस तरह के एरियाज हैं जहां सैलाब ज्यादा आते हैं, वहां की जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट सिस्टम है उसको ज्यादा फाल करना पड़ेगा ताकि हम ज्यादा बेहतर तरीके से इन चीजों को डील कर सकें। ठीक है सलमान आबिद साहब, आपका पॉइंट आ गया। बात यही है कि ये कुदरती आफत है और इससे निपटने के लिए सबको मिलकर काम करना है। जो इमदाद दी गई है उससे मवासलाती निज़ाम को फौरी तौर पर बेहतर करने की ज़रूरत है, रोड स्ट्रक्चर को बेहतर करने की ज़रूरत है, ताकि ये जो नेशनल एक कैलामिटी हम देख रहे हैं इससे हम मुकम्मल तौर पर मिलकर निकल सकें, बजाय इसके कि हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी या इल्ज़ामात की सियासत करते रहें। अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और दो बड़ों की जो मुलाकात हुई है उस पर तफसीली तौर पर बात करेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा।
वेलकम बैक। दुनिया के दो बड़े सुदूर की मुलाकात हुई है अलास्का में। इस मुलाकात से क्या हासिल हो रहा है, इस पर बात कर लेते हैं। यूक्रेन रूस जंग अहम नुक्ता था, मगर इसका कोई हल नहीं निकल सका है। 3 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाली इस मुलाकात को ट्रंप और पुतिन की जानिब से मस्बत पेशरफ्त करार दिया गया। सवाल ये है कि यूक्रेन रूस जंग का फौरी हल तो नहीं निकल पाया, मगर क्या इस मुलाकात से अमरीका और रूस के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होंगे, और अमरीका रूस ताल्लुकात बेहतर ना होने पर भारत को मजीद टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है या नहीं? इसी पर बात करेंगे। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मुझे बताइए कि ये जो मुलाकात है ये बेसूद क्यों रही, या पूरा इंटरनेशनल मीडिया इसको रशिया के हक में क्यों तस्वर कर रहा है? एक्चुअली वजह ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप वांटेड के परमानेंट यहाँ पर डी-एस्केलेशन हो, सीज फायर हो जाए, मुआहदा हो जाए। ही नेवर वांटेड कि टेम्पररी सीज फायर हो, बिकॉज इस सेट के फिर इसके बाद कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन होती है। जैसे गाजा में इजराइल ने किया, एक बार सीज फायर की 60 दिन की, उसके बाद फिर दोबारा स्टार्ट कर दिया। रशिया वांटेड मोर टाइम, पर दे वांट के ईस्ट की तरफ थोड़ा सा और एरिया में अपने इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, और उसके साथ यूरोपियन यूनियन जो है वो भी चाह रही थी कि ये सीज फायर हो जाए। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो रशिया ने थोड़ा सा अपना बेनिफिट ये ले लिया है कि अभी इसको डिले कर लिया। लेकिन प्रेसिडेंट ने ये ज़रूर कहा कि इट इज़ पॉजिटिव हमारी डिस्कशन हुई हैं, और इसके बाद हम चाहते ये हैं कि परमानेंट एक इसको हम यहाँ पर इसको तस्वीर को ख़त्म करें और इसको आगे लेके बढ़ें। साथ ही साथ जो इनके यूक्रेन प्रेसिडेंट हैं ज़ेलेंस्की, वो उनको बड़ी फिक्र थी, और वो मंडे को मेरे ख्याल प्रेसिडेंट ट्रंप से अभी यूएस से मुलाकात भी करेंगे। ही वांटेड टू रिमेन पार्ट ऑफ द डिस्कशन। ही नेवर वांटेड कि कहीं ऐसा वो तस्वीर ना हो जाए जो यूक्रेन को सपोर्ट ना करे। इसलिए यूरोपियन यूनियन जो है वो भी उन्होंने इसको पॉजिटिव कहा है कि चलें ठीक है कि फॉर द टाइमिंग ये लड़ाई कुछ कंटिन्यू करेगी, बट लगता यही है कि आप देर मूविंग टुवर्ड के सेटलमेंट के लिए। और इसके साथ जाहिर है कि अगर ये तस्वीर हल नहीं होता तो इंडिया विल हैव डिफिकल्ट टाइम, इसलिए कि इंडिया को और तरफ रखने का ख़तरा है। बिकॉज इंडिया ने बहुत ऑयल सस्ता लिया अपने मुल्क में, रिफाइनरीज में इन्होंने स्पेशली इंस्टॉल की रिफाइनरी जो इस ऑयल को रिफाइन करती है, और मार्केट में उन्होंने बहुत महंगा बेचा, बहुत पैसा कमाया, और उसी पैसे को उन्होंने रशिया को भी दिया, और रशिया ने जो वेपन खरीदा यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल की, जिससे ट्रंप को बहुत गुस्सा है। तो आई थिंक ये ओवरऑल सिचुएशन है। लेकिन मेरे ख्याल में ओवर दोनों की मुलाकात से जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी वो मेरे ख्याल में थोड़ी सी बेहतर हुई है, और उम्मीद ये है कि अब कुछ अर्से में कहीं ना कहीं इनका सेटलमेंट हो जाएगा, और उसके बाद ये फिर इसको ये यूक्रेन की और रशिया की वॉर जो ये एंड की तरफ चली गई। ठीक है, सफारती महाज पर चलें, ये कहा जा सकता है कि ये एक बेहतर मूव था, लेकिन इस मूव से अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर कोई नतीजा नहीं हासिल हो सका। शहजाद हुसैन भट्ट साहब के पास कुछ पॉइंट्स हैं जो ये जाहिर कर रहे हैं कि रूस का मौक़िफ़ क्या है। सर, मुझे आप बताएं कि रूस का, यूक्रेन का या अमरीका का इस पर क्या मौक़िफ़ है? देखिए मनीज़े, काबिल एहतराम बात यह है कि इस वक्त जो मुलाकात हुई है अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन की, इसमें कोई वाज़िया तौर पर कोई पेशरफ्त सामने तो नहीं आई है। लेकिन जो ट्रंप का है उसका कहना है कि मुमकिन है कि यूक्रेन के मामले पर रूस से समझौता हो जाएगा, वो बहुत है। लेकिन इसमें दूसरी पहलू ये गौर करें कि रशिया का मौक़िफ़ क्या है। रशिया ये चाह रहा है इस वक्त कि वो यूक्रेन के खैरसोन, लोहांस्क जो जगह हैं उनकी, वहां से वो फौजें जो है वो वापस बुला ले। दूसरी बात वो कहता है कि मगरबी ममालिक जो है हथियार देना बंद कर दे, रूसी ज़बान जो बोलने वाले के हकूक़ की ज़मानत है वो है उसका रशिया का मौक़िफ़, ज़मानत दी जाए। अच्छा, अब सवाल यह है कि इस तमाम चीज़ों के बरक्स अगर आप दूसरी साइड पे यूक्रेन का देखें तो वो तो वाज़ेह कहता है कि हमारे बगैर मुआहदा रशिया और ट्रंप का ये हो मुमकिन ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। और ख़ास तौर पर वो ये बात कह रहा है कि फ़ौजियों की तादाद पर कोई पाबंदी जो लगा रहा है रशिया कि फ़ौजियों की तादाद कम की जाए, वो किसी सूरत नहीं माना जाएगा। और रूस जो मुसलसल पाबंदियाँ बतदरीज लगाता जा रहा है उसके हवाले से वो कहता है कि हम इसको भी मानने को तैयार नहीं है। अब सवाल यहाँ आ गया है कि ये जब इस हालात में चीज़ है तो ये खित्ते के लिए कोई अच्छी नहीं है। लेकिन ट्रंप का ये कहना है कि मैं इसको सुलह पर बनवा लूँगा।
अब देखना आने वाले दिनों में है कि ये कहां तक बेल मंडेर चढ़ती है। बिल्कुल, ये मनवा लेते हैं या जंग मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है या क्या सूरत हाल होती है, तो आने वाला वक्त ही तय करेगा, क्योंकि फ़िलहाल तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह पा रहे हैं। लेकिन सायरा जी, आप भी ये जानती हैं कि मेलानिया इस मुलाकात में शरीक नहीं थी, लेकिन उन्होंने की जानिब से एक ख़त भिजवाया गया है पुतिन को। अब इस ख़त में क्या था, क्या ऐसा था जो उसको ख़त के ज़रिए भिजवाया गया? जी मुनीज़े, अभी ये गुफ्तगू सुनी, थोड़ा उस पर वो कर लूँ कि ट्रंप साहब कोशिश कर रहे हैं कि मुल्कों में जंगें ख़त्म करने का दुनिया में और अमन लाने के लिए। चले ठीक है, सीज फायर उन्होंने किया, हम लोग तो मान गए, इंडिया मान गया जो यहाँ पर एक जंग शुरू हुई थी। लेकिन उन्होंने एक दावा वहाँ पर क्या कहते हैं, इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जंग बंदी का किया था। उनको वहाँ भी मुंह की खानी पड़ी, सुना ही नहीं किसी ने। जो नेतन्याहू है उन्होंने तो उसकी बात सुनकर एक कान से दूसरे कान से निकाल दी, और उस पर यहाँ पर जंग बंदी नहीं। अभी एक तीसरे मुल्क में कूदे हैं कि वहां पर जंग बंदी का, तो मैं तो बड़ी नहीं समझ आ रही मुझे। बाकी मेलानिया ने जो लिखा, उन खातून अव्वल को यूक्रेन के बच्चे तो नजर आ गए, लेकिन उनको गजा और फलस्तीन के बच्चे जो यहाँ पर बच्चों का, स्पेशली सिर्फ बच्चों का जेनोसाइड, वहशियाना कत्ल बर्बरियत के साथ हो रहे हैं, उनको वो नजर नहीं आया, उनको वो नजर आ गए। आपने इस खत का जिक्र किया, आपने उससे पहले एक ट्वीट और एक बहुत ज्यादा वो चला था कि जो यूक्रेन में जानवर भूख से मर रहे हैं, उन जानवरों के हुकूक भी हैं और उनके लिए उन्होंने आवाज उठाई, लेकिन गजा और फलस्तीन के बच्चों के लिए आवाज नहीं उठाई। तो खुदा जाने ये क्या है कि वो कहते हैं कि क्या कहूँ मैं मुनीज़े, मुझे तो मैं नहीं समझ आ रही है। और ये अफसोस की बात है सायरा जी, ये इंतहाई अफसोस की बात है। सलमान आबिद साहब, आप मुझे बता दें, तसव्वुर ये किया जा रहा था कि वहाँ पर कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ की भी नुमाइंदगी होगी, यूक्रेन की भी रिप्रेजेंटेशन होगी, लेकिन उस मीटिंग में तो वो लोग दिखाई नहीं दिए। तो क्या समझें कि ये जो ममालिक हैं इनका तासुर ज़ाइल हो रहा है, या फिर नेटो की अहमियत को कम होता हुआ समझें? नहीं, देखें, असल मुलाकात तो जो है अमरीकी सदर की और रूसी सदर की थी, और इस मुलाकात से पहले जो किंग मेकर के तौर पे ट्रंप को पेश किया जा रहा था कि वो हर जगह जंग बंदी करने के माहिर हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जंगों के मुखालिफ हैं, लेकिन यहाँ कोई फौरी तौर पर तो ऐसा माहिदा नहीं हो सका, जो ये अमरीकी सदर के लिए बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि वो बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कल कोई बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ वो दी जा सकेगी, इसीलिए मीडिया से टॉक नहीं हो सकी। और मीडिया के साथ भी जो गुफ्तगू हुई, इसमें ट्रंप के मुकाबले में पुतिन ज़्यादा बालादस्त नजर आया और पुतिन ने ज़्यादा गुफ्तगू की, जिसके ऊपर बड़ा नागवारी का इजहार भी मैंने ट्रंप के चेहरे के ऊपर देखा, बॉडी लैंग्वेज उनकी बिल्कुल डिफरेंट थी। दूसरी बात यह है कि अब देखना सिर्फ ये है कि ये जो अमेरिका ने कहा था, ट्रंप ने कहा था कि अगर रूस ने जंग बंदी ना की तो फिर हम उनके साथ मजीद सख्ती करेंगे अगले 2-3 हफ्तों में। तो अब देखना ये कि ये मुलाकात जो है, जैसे ब्रिगेडियर हारिस साहब ने भी कहा कि अगर ये मुलाकात एक बड़ी, जिसे कहते हैं, एक वे फॉरवर्ड है, तो क्या वो फौरी तौर पे कोई ऐसा इकदाम करने की कोशिश करेंगे जिसके ऊपर रूस के ऊपर सख्ती लगाई जाएगी या उन पर पाबंदियां लगाई जाएंगी? और अगर ऐसा नहीं होता और कोई वे फॉरवर्ड के आगे जाकर कोई रास्ता तलाश किया जा सकता है, तो दूसरी और तीसरी मुलाकात के अंदर कुछ आगे बात बनेगी। और यहाँ पे जो पुतिन ने जो जीत अपनी बालादस्ती कायम की है कि फौरी तौर पर ऐसा कोई माहिदा नहीं किया जिससे ये लगे कि जैसे वो किसी कमजोर विकेट के ऊपर खड़े हैं, और उन्होंने बाकायदा माहिदा करने से गुरेज किया है ताकि ये तासुर ना जाए कि हम अमेरिकी डिक्टेशन के ऊपर फौरी तौर पे माहिदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और यूरोपियन यूनियन भी इस बात पे खुश है कि बाकायदा कोई इस तरह की कोई बड़ी पेशरफ फौरी तौर पे नहीं हो सकी है। तो मैं ये समझता हूं कि ट्रंप के ऊपर अब एक बड़ी भारी जिम्मेदारी पड़ेगी कि वो फौरी तौर पर वो जो एक जहराना पॉलिसी अपनाए हुए हैं इन ममालिक के खिलाफ कि जी मैं उनके ऊपर फला सख्ती कर दूंगा और फला सख्ती कर दूंगा, फला टैरिफ लगा दूंगा, उनसे उनको बच के निगोशिएशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाना होगा। और देखिए, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर निगोशिएशन कभी एक मुलाकात के अंदर रिजॉल्व नहीं होती, आपको कई लंबी मुलाकातें करनी पड़ती हैं, 2, 4, 6 मुलाकातें होंगी डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्स्ट में, सफारती कॉन्टेक्स्ट में, और फिर जाके कुछ चीजें रेजोल्यूशन की तरफ जाती हैं। और जैसे अभी इन्होंने शहजाद भट्ट साहब ने भी कहा कि यूक्रेन को आप आइसोलेट करके तो निगोशिएट नहीं कर सकते ना कि अमेरिका और रूस बैठ के मामला तय कर ले, पीर को वो मुलाकात होगी। तो इसका मतलब यह कि 3 स्टेक होल्डर हो गए ना, तीनों स्टेक होल्डर को इंगेज करके आप आगे बातचीत करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। यही तकाजा किया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से भी कि तीनों स्टेक होल्डर्स को बिठाया जाए। मैं चाहती हूं कि मैं ब्रिगेडियर साहब से एक और बात कर लूं। सर, मुझे आप ये बता दें कि क्या ये समझा जाए अब कि अमेरिका और रूस के ताल्लुकात बेहतरी की जानिब जा रहे हैं, और ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग यूक्रेन का भी अगर मैं जिक्र कर लूं, तो इनको अपनी मदद आपके तहत छोड़ दिया गया है कि अपना केबल आप खुद दुरुस्त कर लें, अपना तहफ़्फ़ुज़ आप खुद कर लें, और ये अमेरिका और रूस के ताल्लुकात बेहतरी की तरफ चले जाएंगे? क्या ऐसा हो सकता है?
देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प इज वेरी कीन टू गेट नोबेल प्राइज, और सबसे बड़ा जो उनके कैप में लगेगा वो है यूक्रेन और ये जो है रशियन वॉर को एंड करना। इसके लिए दैट्स व्हाई ही सो मुतहर्रिक भी हैं, पूरा जोर भी लगा रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया की वॉर का बेनिफिट ले रहे हैं, सबका ले रहे हैं, लेकिन इसके लिए ही नीड्स के इमीडिएट इसको करें। ठीक है, वो उन्होंने ये भी इसको बिल्कुल डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट टाइम मेरे ख्याल में 1-2 महीने में मुझे ये लगता यही है कि ये विदिन 2 मंथ इस वॉर को ये एंड करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन रशिया इज ऑन अ स्ट्रॉन्ग गॉट द होल यूरोप, अमेरिका एंड यूक्रेन दे वांट सीज़फायर परमानेंट ताकि ये ख़त्म हो जाए। लेकिन रशिया इज ऑन बिकॉज निगोशिएशन जब भी आप करते हैं तो आप स्ट्रॉन्ग विकेट से करते हैं ताकि आप अपनी मर्जी की बात करवा सकें। रशिया इस वक्त ये चाहता है कि किसी हालत में यूक्रेन को एक तो नेटो का मेंबर ना बनाया जाए, बिकॉज नेटो मेंबर बनने का मतलब ये है कि परमानेंट किस्म की यूरोपियन यूनियन की और अमेरिकन की यहाँ सपोर्ट रहेगी, और ये बड़ी की कॉम्प्लिकेशन रहेंगी, बिकॉज बिल्कुल उसके नेक के ऊपर आके ये पूरी नेटो और उसको बैठ जाएंगे। ये न्यूक्लियर भी वहाँ पर लाना चाह रहे थे, जिसकी वजह से रशिया को फौरन अटैक भी इसलिए करना पड़ा बिफोर इट बिकम्स मेंबर ऑफ नेटो, और फिर नेटो वाज बाउंड टू सपोर्ट इट, उससे पहले अटैक करके उसने उसको फिजल आउट करवा दिया। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये बहुत सीरियस सिचुएशन हुई है, लेकिन मेरे ख्याल में रशियन या अमेरिकन प्रेसिडेंट विल इंश्योर कि ये हर हालत में सीज़फायर कराएं, डी-एस्केलेशन आए, परमानेंट इसका मसला हल करें। बात बिल्कुल ठीक थी सारा की कि उनको जो इनकी बेगम है खातून अव्वल अमेरिकन की, उनको बच्चे नजर आ रहे हैं यूक्रेन के, लेकिन बिल्कुल जो भूख से भूखे बच्चों को आटा और चीनी लेते हुए उस वक्त बमबारी करते हैं, और उनके जो हाल देखें बच्चों के वो नजर नहीं आते। आई थिंक ये दोगली पॉलिसी दुनिया को ख़त्म करनी चाहिए। अगर हमें इस कम्युनिटी ऑफ नेशन में रहना है, जो हम एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करते हैं, तो देन एवरीबॉडी हैज टू बी एट फार, और ये ह्यूमन राइट की चीजें हैं, इस पे बिल्कुल दोगली पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। ब्रिगेडियर हारिस नवाज हमारे साथ मौजूद हैं, और सर आपका ही ये कहना है कि 1 से 2 का वक्त है जिसमें कि ये कहा जा सकता है कि हो सकता है कि ये जंग बंदी करवाने में अमेरिका कामयाब हो जाए। और खैर अब आपने भी ये कहा कि अमेरिकी सदर को जो दरकार है वो नोबेल प्राइज़ है, जो भी अब इस बात की तायीद करेगा। लेकिन ये बात याद रखें कि सबसे पहले तो पाकिस्तान की जानिब से ही ये कहा गया था कि अमेरिकी सदर को नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाना चाहिए। मगर बात यह है कि ये जो इंतहाई अहम मुलाकात हुई है, बज़ाहिर इससे भी कुछ हासिल तो नहीं हो सका, लेकिन आने वाले वक्तों में मुज़ाकरात के असरात आलमी सफारती मंजरनामे पर वाज़ेह तौर पर महसूस किए जा सकेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।